आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जहां से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने विषय वस्तु पे बात करते हैं। तो हमारी विषय वस्तु जो आज की है वो है वाच्य। ये वाच्य आप सभी जानते हैं कि इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस के नाम से जानते हैं। ये वॉइस होता है, ये वाच्य। तो आखिरकार हमें ये जानना है कि ये वाच्य क्या होता है, और वाच्य से संबंधित जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोई एक सेंटेंस लिख दिया जाता है और सेंटेंस दिया रहता है, और इसमें ये पूछता है कि जो दिया गया सेंटेंस है ये मतलब ये कर्तृवाच्य है या कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाववाच्य प्रधान है। इस तरीके से उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार वाच्य क्या है। तो देखिए, वाच्य को सबसे पहले हमें वाच्य को समझना होगा कि वाच्य एक तरीके से देखा जाए तो यह क्रिया का रूपांतरण होता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये क्रिया ही है, क्रिया ही है। यानी वाच्य जो होता है वो एक क्रिया का रूपांतरण होता है। जैसे हमारी कोई क्रिया होती है तो क्रिया के द्वारा देखिए दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो क्रिया के द्वारा हम वॉइस का पता करते हैं, वाच्य का पता करते हैं, और क्रिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये जो होने वाला कार्य है यह वर्तमान समय में हो रहा है कि भूत समय में हो रहा है कि भविष्य। मतलब इसी के द्वारा हमें टेंस का भी ज्ञान होता है और वॉइस का भी ज्ञान होता है। क्रिया के द्वारा हम दो चीज़ों का पता करते हैं, एक टेंस का और एक वॉइस का। तो आइए, वॉइस क्या है। यानी वॉइस एक जो है क्रिया का रूपांतरण होता है। वॉइस क्या है, एक क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा हमें वाक्य के अंदर यह पता चलता है कि जो हमारा दिया गया वाक्य है वो कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा पता चलता है कि वाक्य में, यानी जिसके द्वारा क्या पता, वॉइस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया किसकी प्रधानता है। यानी हमारे सामने यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो तो हम उस क्रिया को देख करके, क्रिया के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि आखिरकार वो जो दिया गया वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो कर्ता प्रधान है। इसमें कर्ता की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता है कि भाव में यानी क्रिया, भाव प्रधानता का मतलब क्रिया यानी कि वर्ब की प्रधानता है। इस चीज़ को हमें देखना है। तो इस तरीके से अब आप जान गए कि वाच्य क्या होता है। वाच्य एक क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा हमें ये नॉलेज होती है या यह पता चलता है कि वाक्य जो है कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि क्रिया प्रधान। इस तरीके से जो हमारा वाच्य होता है, हिंदी में वाच्य जो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक जो है होता है हमारा जो है यहाँ पे लिखा कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस और यह इम्पर्सनल वॉइस। तो अब ये हमें जानना है कि आखिरकार कर्तृवाच्य क्या है। तो कर्तृवाच्य का पता कैसे चलेगा, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती, यानी कोई सेंटेंस दिया गया हो उसमें कर्ता प्रधान हो, यानी कर्ता की प्रधानता दिख रही हो, तो वो हमारा जो है कर्तृवाच्य कहलाता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया राम पत्र लिखता है, तो यहाँ लिखा गया राम पत्र लिखता है। यह एक वाक्य है। अब इस वाक्य को ये बताना है कि जो ये दिया गया वाक्य है यह कौन सा वाच्य है, यानी इसमें किसकी प्रधानता है। तो आप देखते हैं राम पत्र लिखता है, यानी कौन पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिखने का काम कर रहा है। यानी यहाँ राम इस पूरे वाक्य के अंतर्गत जो है जो क्रिया है उसका बल किसके ऊपर जा रहा है, कौन लिखता है। यानी ये जो क्रिया है यह इसका जो मेन फोकस है वो राम के ऊपर जा रहा है, यानी कर्ता पे बल दे रही है, इसलिए यह कर्तृवाच्य कहलाएगा, यानी एक्टिव वॉइस होगा। क्योंकि पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है उसका मेन फोकस जो है राम पे है। कौन पत्र लिखता है, राम। इसी तरीके से आप देख रहे हैं नीचे सीता गाती है, यानी कौन गाता है, सीता यानी गाना, गाने का काम, यानी गाने का काम क्रिया है, गाना एक क्रिया है और इस क्रिया को कौन कर रहा है, सीता कर रही, यानी एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो यानी कर्ता की प्रधानता दिखती हो यानी सब्जेक्ट प्रधान हो, वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। कहने का मतलब वही हमारा कर्तृवाच्य होगा।
और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे ही आपको जब आएगा कि इसमें निम्नलिखित कोई एक वाक्य दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा जो है एक्टिव वॉइस है या कौन सा कर्तरी वाक्य है, कौन कर्मवाच्य है, कौन भाववाच्य है। तो इसको पकड़ने का एक चीज़ और तरीका यहाँ पे ज़रा ध्यान देना कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस होगा यानी कर्तरी वाच्य होगा तो इसमें जो हमारी क्रियाएँ दोनों हो सकती हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा गया राम पत्र लिखता है, यानी लिखना क्रिया है लेकिन इसके साथ पत्र लगा है जो कि कर्म है। तो ये जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता है वो अकर्मक हो। जैसे सीता गाती है, सीता यहाँ गाती एक क्रिया है और सीता एक कर्ता है, यानी यहाँ पे कर्ता और क्रिया है, मतलब बीच में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो जहाँ पे हमारा कर्तृवाच्य होता है उसमें दोनों चीज़ें संभव हैं, यानी उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। यानी कर्म यानी क्रिया के साथ कर्म लगा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये रहा कर्तृवाच्य। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य, यानी कि कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी जिस वाक्य में हमारा कर्म प्रधान होता है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान हो जिस वाक्य में, वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यानी कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का मतलब कर्म से मतलब है, यानी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि वो कोई वाक्य दिया होगा और उसके साथ जो क्रिया होगी वो 100% जो है वो सकर्मक क्रिया होगी, यानी उस क्रिया के साथ कर्म जरूर रहेगा, तभी तो वो कर्मवाच्य होगा, वरना नहीं हो सकता। तो इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। आप जैसे वाक्य पहचानने को आएगा कि उसमें ये कैसा वाच्य है, तो आप वाच्य की पहचान में कर्मवाच्य को बड़े आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि जो उसके साथ क्रिया होगी वो जो क्रिया होगी वो निश्चित तौर पे सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं हो सकती। यहाँ सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अकर्मक तो हो नहीं सकती, सकर्मक 100% होगी। एक चीज़ अब हम आगे बात कर लेते हैं भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो, जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, बल्कि वहाँ पे भाव ही प्रधान हो। भाव प्रधान का मतलब भाव ही क्रिया है, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्म वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में हमारी जो है क्रिया की प्रधानता होगी उसको हम भाववाच्य कहेंगे, यानी जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता। ऐसा कोई सेंटेंस हो, जैसे आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं, या जैसे है कि राम से रोया नहीं जाता, यानी राम से रोया नहीं जाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राम से रोया नहीं जाता, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राम के अनुसार यहाँ पे ना कोई क्रिया का प्रयोग है, मतलब राम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि रोया नहीं जाता, यानी यह जो हमारी क्रिया है यह जो है मतलब ये क्रिया जो है इसमें कर्ता और कर्म से कोई मतलब नहीं। ये चीज़ थोड़ा आगे चल के समझ में आएगी। मतलब यूँ आप जान गए कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होगा उसे कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा उसे कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होगी उसे भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए ये तो चीज़ समझ में आएगी जो वाच्य 3 प्रकार। अब हम बात करते हैं देखिए वाच्य के प्रयोग की बात। यहाँ से थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वाच्य के प्रयोग। देखिए वाच्य के प्रयोग में क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के अनुसार ध्यान देना है आपको। जैसे कहता है कि वाक्य कोई रहेगा, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यदि कोई वाक्य दिया गया है, कोई एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें जो हमारी क्रिया है, वर्ब जो हमारी क्रिया वो किसका अनुसरण कर रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो वाच्य है ना वो क्रिया का रूपांतरण ही है। तो मेन इसमें क्रिया का हम ये देखते हैं कि क्रिया हमारी किसका, वाक्य पूरे वाक्य के अंदर हमारी क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। अगर वो कर्ता का फॉलो कर रही है, मतलब कर्ता के ऊपर बल डाल रही है, क्रिया अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा,
अगर इसमें कर्म पे बल डाल रही है, क्रिया हमारी कर्म से रिलेटेड है, तो क्रिया अगर हमारी कर्म के अनुसार है तो वो हमारा जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। और वही अगर क्रिया जो है भाव के अनुसार है, मतलब क्रिया जो है अपने ही अनुसार है, यानी अपना ही अनुसरण कर रही है स्वयं का, तो वो आपका भाववाच्य कहलाता है। तो प्रयोग के आधार पे देखा जाए तो वाच्य को भी 3 कैटेगरी में ही बांटा गया है, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं कर्तरी प्रयोग, यानी प्रयोग के आधार पे जो वाच्य होता है तो उसको हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं, कर्माणी प्रयोग और भावे प्रयोग। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें खुल करके समझ में आएंगी। देखिए, जब हम कर्ता के रूप में, यानी जब हमारा कोई वाक्य जो है कर्तृवाच्य होता है तो उसकी क्या खासियत है। देखिए, जब वाक्य में कहा जा रहा है कि जब वाक्य में क्रिया, यानी जब वाक्य में कोई क्रिया का जो लिंग है, यानी जो क्रिया है, जैसे कोई वाक्य लिखा गया उसकी जो क्रिया है, तो क्रिया का क्या होगा, आपको पता है कि क्रिया कोई भी, जैसे मान लें आपने लिख दिया यहाँ पे मतलब पढ़ता, तो पढ़ता शब्द लगाए या पढ़ना है मान लीजिए, या पढ़ता ही लगाए, यानी पढ़ता है, तो पढ़ता क्या है, पढ़ता आपका एक क्या है, क्रिया है। इसका आपको पद परिचय देना है तो आप कहेंगे पढ़ता एक या पढ़ना एक क्या है, क्रिया है। अब इस पढ़ना एक क्रिया है, अब इसमें ये पूछा जाए कि क्या यह क्रिया किस वचन की है, तो आप कहेंगे कि पढ़ना जो है वो एक वचन की क्रिया है, यानी यह एक, यानी क्रिया है बशर्ते इसका वचन क्या है, यह एक वचन के रूप में है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आखिर किस पुरुष के रूप में है, तो आप इसका अगर पुरुष पूछा जाएगा तो यह आपका जो पुरुष बताएंगे, यह पुरुष जो है अगर देखा जाए तो यह उत्तम पुरुष हो जाएगी। या पुरुष न देख के पहले आप इसका वचन, वचन के बाद इसका लिंग देखिए, मेल फीमेल, तो पढ़ना से स्पष्ट हो जा रहा है कि यह जो हमारी क्रिया है यह मेल की है, यानी पुल्लिंग की है। तो यानी पुल्लिंग है और यह पढ़ना क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है तो क्रिया, लेकिन ये इसके अंतर्गत आने वाले वचन और ये पुरुष हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य में कोई क्रिया का जो लिंग है और उसका जो वचन है और उसके जो पुरुष हैं, अगर वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हैं, यानी जब किसी वाक्य के अंतर्गत आने वाली क्रिया का जो वचन है, ठीक है, जो वचन है, जो उसका लिंग है और साथ में जो और उसका जो पुरुष है, यदि वो कर्ता के लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार ही होगा तो वो हमारा जो है, यानी यदि जो हमारी क्रिया वो सीधा सीधा कर्ता के अनुसार हो, जैसा कर्ता हो उसी के अनुसार उसकी क्रिया हो, यानी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो। जैसे यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ अगर कर्ता की बात की जाए तो कर्ता यहाँ राम है और पढ़ता है यहाँ पे क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले हम क्रिया को देखेंगे कि पढ़ता है क्रिया कौन सी क्रिया है, तो यह एक वचन की क्रिया है और साथ में क्या है, यह पुल्लिंग है, यानी मेल है, ती है नहीं है, ता है, तो यह मेल है। और इसके साथ में इसका अगर वचन आप अगर पुरुष देखेंगे तो यह आपका उत्तम पुरुष है, मतलब कर्ता के। तो यहाँ राम भी आप देख रहे हैं कि राम के अनुसार, यानी राम के अनुसार ही क्रिया, राम यहाँ मेल है, कर्ता मेल है तो क्रिया भी मेल है। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है, ठीक है। और उसी के अनुसार जो है राम के अनुसार ही, यानी राम एक उत्तम पुरुष है तो यहाँ पर क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष में है। तो कहने का मतलब कि जब क्रिया जो हमारी हो, जब वाक्य के अंतर्गत आने वाली क्रिया का जो लिंग हो, जो वचन हो, जो पुरुष हो, उसी के अनुसार यदि जो है कर्ता का भी पुरुष हो और वचन हो और कहने का मतलब लिंग हो, तो वो आपका कर्तृवाच्य होता है। जैसे सीता गाना गाती है। अब यहाँ सीता क्या है, कर्ता है, गाना गाती है ये क्रिया है, गाती है ये क्या, गाना गाती है क्रिया, गाती है क्रिया। तो देखिए गाती ती, यानी सीता के अनुसार, सीता स्त्रीलिंग है यानी तो यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग की है, सीता एक वचन है तो यहाँ पे क्रिया भी गाती है एक वचन की है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया है या क्रिया के अनुसार ही करता है। तो जब क्रिया के अनुसार ही करता है तो ऐसे को यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ऐसे वाक्य जो हमारे होते हैं यहाँ पे। अब ऐसे भी आप देखो सीता गाना गाती है, तो यहाँ कौन गाना गाती है, सीता, तो यहाँ सीता को बल दिया गया, यानी कर्ता को बल दिया गया है, यानी पूरे वाक्य का जो क्रिया का जो जोर है, जो बल है वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो इस नाते से ये आपका कर्तृवाच्य होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कर्माणी प्रयोग। कर्माणी प्रयोग में मतलब यही है कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग
यानी जब कोई वाक्य होगा, वाक्य की जो क्रिया होगी वो क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, अब वो कर्म के अनुसार, यानी जैसा कि उस वाक्य का जो कर्म है उस कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। यानी यूं कहा जाए कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता तभी होगी मानी जाएगी जब जो क्रिया हो वो बिल्कुल कर्म के अनुसार हो। यानी अगर कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हो, अगर कर्म मेल है तो क्रिया भी मेल की हो, अगर कर्म का जो पुरुष हो वही पुरुष जो है आपका जो है क्रिया का भी होना चाहिए। तो ये जहाँ पे इस तरीके से होंगे, जैसे देखो आप लिखा गया राधा ने गीत गाया अब गीत गाया तो गीत के अनुसार आप देख रहे हैं यहाँ गाया लगा हुआ है, यानी गीत क्या है, एक कर्म है, यानी राधा ने गीत गाया। यहाँ लिखा मोहन ने किताब पढ़ी, अब किताब क्या है, किताब एक स्त्रीलिंग है तो इस नाते से यहाँ पढ़ा नहीं लग गया, मोहन ने किताब पढ़ा नहीं, मोहन ने किताब पढ़ी। चूँकि किताब एक स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि क्रिया जिस लिंग के रूप में हो, जिस वचन के रूप में हो और जिस पुरुष के रूप में हो, उसी के अनुसार अगर कर्म भी हो, यानी कर्म का भी वही क्रिया, वही जो कर्म हो वह भी उसी के अनुसार हो, मतलब उसी के वचन के अनुसार हो, उसी के लिंग के अनुसार हो और उसी जो है आपके पुरुष के अनुसार हो। जैसे देखिए पढ़ी है तो यहाँ किताब, इसलिए यहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग हुई क्योंकि कर्म जो था वो स्त्रीलिंग है, कर्म स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग। यह एक वचन है तो यह भी एक वचन है। इस तरीके से उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, ये बात है, यानी उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, यानी उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया। देखिए पढ़ा गया, पढ़ा शब्द मेल है इसलिए गया भी मेल है, यानी क्रिया मेल की थी तो यहाँ कर्म भी मेल का है। यहाँ भी देखिए एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन है। तो यूं कहने का मतलब कि जब हमारी क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है तो हमारा वो कर्म मतलब कर्मवाच्य होता है, यानी वो कर्माणी प्रयोग। अब देखिए भावी प्रयोग में क्या होता है कि जब हमारे जो हमारा वाक्य है उसके अंदर जो आने वाली क्रिया है उसका जो लिंक, यानी जो वाक्य है वाक्य के अंदर आने वाली जो क्रिया है, फिर क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है वो न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, बल्कि इन दोनों के अनुसार न हो करके वह बिल्कुल अलग हो और किस रूप में हो, वो सदैव पुल्लिंग हो। पहली बात तो अगर वो हमेशा पुल्लिंग में रहेगा यानी मेल में रहेगी, यानी यदि क्रिया हमेशा सदैव मेल में हो और एक वचन के हमेशा हो, यही बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देने की है भावी प्रयोग की, कि हमेशा जो क्रिया होगी वो मेल की होगी और साथ में एक वचन की होगी और उसका जो पुरुष होगा वो हमेशा अन्य पुरुष होगा, यानी उसका जो पुरुष होगा वो अन्य पुरुष होगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको मेजर रूप में याद तैयार रखनी है कि यदि हमारा जब कोई वाक्य हो उसके अंतर्गत आने वाली जो क्रिया हो, क्रिया का जो वचन हो, जो लिंग हो और जो आपका पुरुष हो, वो मतलब कर्ता और कर्म के अनुसार न हो करके बल्कि क्रिया के अनुसार हो, यूं कह सकते हैं कि वो क्रिया के अनुरूप हो, तो उसे हम भावी वाच्य कहते हैं। अब वो लेकिन जो हमारी वो जो क्रिया होगी आपकी भावी वाच्य में वो किस रूप में होगी, तो यही आपको याद रखना है कि वो सदैव किस में होगी, सदैव पहली बात तो वो क्रिया एक वचन के रूप में होगी, यानी एक वचन की होगी और एक वचन की होगी और साथ में हमेशा वो पुल्लिंग होगी, भले उसके साथ स्त्रीलिंग का कर्म है या स्त्रीलिंग का कर्म हो या स्त्रीलिंग का कर्ता हो, लेकिन क्रिया हमेशा पुल्लिंग की ही उसके साथ लगेगी। तो वो एक वचन की लगेगी, पुल्लिंग लगेगी और जो पुरुष होगा वो हमेशा अन्य पुरुष के रूप में होगा, अन्य पुरुष होगा। तो ये चीज़, लेकिन ये सबसे बड़ी ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो हमेशा एक वचन के रूप में क्रिया होगी और पुल्लिंग की होगी। जब हमारी क्रिया एक वचन और पुल्लिंग के रूप में हमेशा रहे तो वो हमारा भाव। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा गया कि राम से रोया नहीं जाता। अब देखिए राम से रोया नहीं जाता, तो राम से रोया, यहाँ देखिए ना क्रिया को रोया नहीं जाता, यानी रोया के अनुसार, यानी रोया नहीं जाता, यानी यहाँ राम को वरीयता नहीं है, राम को वरीयता नहीं है बल्कि किसको, रोया नहीं जाता, यानी रोना क्या है, क्रिया है, क्रिया को वरीयता है, यानी क्रिया प्रधान वाक्य, इसलिए यह क्रिया प्रधान वाक्य, इसलिए इसको भाववाच्य कहेंगे। अब आगे देखिए सीता से रोया नहीं जाता। अब देखिए यहाँ सीता है, देखा जाए तो कर्ता स्त्रीलिंग का है, लेकिन क्या क्रिया यहाँ स्त्रीलिंग की है, नहीं। देखिए रोया लगा है और जाता,
तो सीता के अनुसार तो रोई होता, लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह भाववाच्य है। यानी भाववाच्य का मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब इसके कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया नहीं होती है, बल्कि जो क्रिया होती है वो सदैव जो है एक वचन के रूप में होती है और जो है हमेशा पुल्लिंग की होती है। इसीलिए देखिए यहाँ क्रिया पुल्लिंग की लगी हुई, यानी सीता से रोया नहीं जाता। फिर देखिए लड़कों से हंसा नहीं जाता, यहाँ लड़के हैं लेकिन इनके अनुसार क्रिया बहुवचन की नहीं है, एक वचन में ही है। लड़कों से हंसा नहीं जाता, जाता जो है वो एक वचन के रूप में क्रिया है, बशर्ते एक वचन की है और साथ में मेल है। तो ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ कर्ता और कर्म के बदलाव होने से, यहाँ यानी इस वाक्य में क्या होता है, कर्ता और कर्म के बदलाव होने के बावजूद भी, कर्ता और कर्म के बदलाव होने के बावजूद भी यहाँ पर क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी क्रिया हमेशा सदैव यहाँ एक वचन और जो है आपकी जो है पुल्लिंग की होगी। क्रिया एक वचन और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि ये आता है वाच्य तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दो वाक्य आए हैं, जैसे लिखा है कि लेख लिखा गया। अब लेख लिखा गया यह एक वाच्य है, एक वाक्य है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेख क्या है, लेख शब्द जो है ये कर्म, लिखा गया, लेख लिखा गया, यानी यहाँ लेख को वरीयता है, यहाँ कर्म को वरीयता है, इसलिए यह जो है आपका कर्मवाच्य। एक चीज़ और ध्यान देना, लेख लिखा गया, मैं एक बात और यहाँ आपको बताया था कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा सकर्मक होगी। देखिए इसमें कर्म लगा हुआ है। नीचे देखिए मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे, तो मुझसे खाया नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली बात तो जो पुरुष है वो अन्य पुरुष के रूप में आया है, और यहाँ क्रिया जो देख रहे हैं ये हमेशा मेल की है, यानी यह पुल्लिंग है, यानी मेल की है और साथ में एक वचन की। तो ये बार बार बताया गया कि जहाँ पे अन्य पुरुष की बात हो जैसे हमारी जहाँ पे क्रिया मतलब मेल की हो और साथ में एक वचन के, जैसे कह रहा मुझसे खाया नहीं जाता, यानी खाया नहीं जाता, यानी यहाँ क्रिया को प्रधानता दी गई है। जहाँ पे क्रिया को प्रधानता दी जाए यानी भाव को प्रधानता दी जाए वही तो हमारा जो है भाववाच्य होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये भाववाच्य का है। अब जैसे कोई लिख देता राम जाता है, अब ये वाक्य दिया गया राम जाता है, तो राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता है, यानी इस वाक्य में यानी क्रिया का पूरा फोकस राम पे है, यानी कौन जा रहा है, राम जा रहा है, यानी यह कर्ता प्रधान वाक्य इसलिए कर्तृवाच्य। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो कर्ता एक्टिव वॉइस होगा उसकी क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, लेकिन भाववाच्य की क्रिया जो होगी इसमें क्रिया की ही प्रधानता होती है, यानी भाव की ही प्रधानता होती है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यह वाच्य में अकर्मक क्रिया से बनता, और यह वाच्य हमेशा ध्यान देना आप कि जो भाववाच्य होगा वो हमेशा अकर्मक क्रिया से बनेगा, अकर्मक क्रिया के द्वारा। यानी यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं रोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, ये सारा अकर्मक क्रियाएं, यानी रोया नहीं जाता, यानी रोया नहीं जाता, रोना हंसना, तो ये अकर्मक, यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होती हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें क्रिया प्रधान होती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप अच्छे से अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपको केवल वाक्य दिया रहता है, ये बताना होता है कि इन तीनों में से कौन है, या आपको कोई वर्ड के रूप में दे देगा कि जिस वाक्य में जो है क्रिया प्रधान हो या भाव प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे कि भाववाच्य कहेंगे। या जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो तो कभी डिफिनीशन के बेस पर प्रश्न आ जाता है, या कभी वाक्य दिया रहता है उससे संबंधित प्रश्न पूछ देता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। अगर इतनी नॉलेज आपको अच्छे से हो गई, पुनः रिवीजन करता रहूँ, जो मेरा वाच्य होता है, वाच्य वास्तव में एक जो है क्रिया का एक रूपांतरण होता है, यानी क्रिया का एक रूपांतरण ही होता है। और इसके द्वारा ये पता चलता है कि जो हमारा वाक्य है यह कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है, अर्थात क्रिया प्रधान है। इस बेस पे हमारा जो है वाच्य जो होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तिक मतलब कर्ता प्रधान, कर्म का मतलब वाच्य का मतलब कर्म प्रधान, और भाववाच्य का मतलब भाव या क्रिया प्रधान। तो इस तरीके से प्रयोग के आधार पर अगर आप देखेंगे जो इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के बेस पे हमारा जो वाच्य होता है वह भी 3 प्रकार का ही होता है, कर्माणी,
मतलब कर्तरी वाच्य, कर्माणी वाच्य, भावी वाच्य। तो जो कर्तरी वाच्य होता है इसकी ये पहचान होती है कि इस वाक्य में जो क्रिया का जो लिंग होता है, जो वचन होता है, जो कारक होता है, उसी के अनुसार यदि कर्ता का भी उसी के अनुसार कर्ता का लिंग, वचन और क्रियाएं, ये सारी चीज़ें उसी के अनुसार होती हैं यानी उसका वचन और उसका लिंग और उसका मतलब पुरुष, अगर ये तीनों जो है कर्ता, क्रिया का कर्ता के अनुसार है, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, जैसा कि लिखा गया जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन के, यानी जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है तो वो कर्ती होगी। जब वाक्य में जो है जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, यानी कर्म के वचन, कर्म के पुरुष और कर्म के पुरुष, यानी वचन पुरुष और लिंग के अनुसार हो, कर्म के। तो जब कर्म के बेस पे क्रिया हो तो कर्माणी हो जाए, और जब क्रिया जो है इन कर्ता और कर्म के बेस पर न होकर के बल्कि क्रिया के ही आधार पर, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये जो भाववाची की क्रिया होगी ये हमेशा अकर्मक होगी, इसके साथ कर्म नहीं लगा रहेगा। दूसरी बात, यह हमेशा इसकी पहचान है कि यह सदैव एक वचन के रूप में होगी और पुरुष वाचक होगी, यानी यह हमेशा मेल के द्योतक। देखिए अगर इसके साथ फीमेल सीता लगा है फिर भी जाता है, चाहे मेल चाहे कर्ता, इस वाक्य के अंतर्गत आने वाला कर्ता भले मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन हमेशा क्रिया जो होगी वो मेल के रूप में होगी और साथ में एक वचन की होगी। यहाँ आप देख रहे हैं राम एक वचन है तो यहाँ पर क्रिया भी चलिए एक वचन, लेकिन यहाँ लड़कों शब्द लगा था, लड़कों से रोया नहीं जाता, यहाँ पर भी जाता ही है, यानी यहाँ लड़के कर्ता बहुवचन का, लेकिन क्रिया यहाँ पे एक वचन की है और साथ में मेल की है। हालांकि लड़का भी मेल है तो जाता भी मेल है, सीता मेल थी लेकिन फीमेल थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कर्ता आपका क्या है, मेल है। तो बस इन्हीं सब कुछ बातों का आप ध्यान में रखेंगे तो इस टॉपिक में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।